हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों, अभी हम पाठ पढ़ रहे हैं 11 जंतु और पादपों में परिवहन। कल हमने पढ़ा था कोशिकाओं के बारे में, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और पट्टिकाओं के बारे में, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो रुधिर है उसमें कौन कौन से कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा रक्त वाहिनियों के बारे में। रक्त वाहिनियों में हमने शीरा और धमनी के बारे में पढ़ा कि शीरा जो होती है वो कौन सा रक्त हृदय की ओर ले आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर होती है उसको हृदय की तरफ लेकर उसे शुद्ध करने के लिए पूरे शरीर से लाया जाता है, ठीक है। और धमनी जो होती है वो हृदय के पंप द्वारा धमनी से होकर पूरे शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर होता है उसको पहुंचाया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे, हमने रक्त दर के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। तो अब हम स्पंदन दर के बारे में पढ़ा और अब हम आगे पढ़ेंगे हृदय के बारे में। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पादपों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है, ठीक है। यह जो होता है हमारा हृदय, वो एक पंप की तरह है और वह निरंतर धड़कता रहता है जब तक हम जिएंगे। चाहे वो 80 साल जियो, 65 साल जियो, 70 साल जियो या फिर 100 साल या फिर 200 तो नहीं जी सकते, लेकिन उससे भी ज़्यादा, मतलब हम जितना भी जिएंगे तब तक हमारा पंप जो है, हमारा हृदय जो है वह निरंतर धड़कता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है, ठीक है। हमारा पंप जो है, हमारा हृदय जो है वह वर्षों तक निरंतर बिना रुके कार्य करता रहता है। जिस दिन रुक जाता है उस दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। ये बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, ठीक है ना। फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त जो पंप करने का कार्य करता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। अब हम हृदय की जो बनावट है उसके बारे में बात करें तो हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, वो तो हमें पता है ना। हमने श्वसन वाले पाठ में पढ़ा कि हृदय जो है वो और वह हमारे वक्ष गुहा में स्थित है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं और झुका रहता है। अपनी उंगलियों को भीतर को और मोड़िए और मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का माप लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। अपनी मुट्ठी को बना लीजिए भीतर उंगलियों को मोड़कर, ठीक है। किसी को मारना नहीं है, बस देखिए कि आपकी मुट्ठी का नाप कितना है, बस उतना ही माप आपके हृदय का है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा। आपको पता है कि हमारे जो शरीर में, पूरे शरीर में 2 प्रकार का रक्त है जो घूमता रहता है। एक होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है और दूसरा वाला होता है वह ऑक्सीजन युक्त होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर होता है वो कोशिकाओं, जब खुराक हमारी टूटती है ऑक्सीजन की मदद से, सहायता से, हमने आगे वाले अध्याय में पढ़ा, ठीक है। तो वह ऑक्सीजन की सहायता से जब हमारी खुराक टूटती है और ऊर्जा मुक्त होती है तो वह क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ठीक है ना। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त होता है जो हमारी कोशिकाओं से वापस उसको लाया जाता है शुद्ध करने के लिए, कहाँ पर, फेफड़ों में। और वहाँ से वापस से हम जो श्वसन करते हैं उसके सहायता से वापस ऑक्सीजन वाला जो रक्त होता है वह हृदय उसको धमनियों के द्वारा वापस से हमारी कोशिकाओं तक पहुँचाता है। तो इस तरह से रक्त जो है हमारे शरीर में वापस से आता है, उसको वापस ले जाया जाता है। तो इस तरह से परिभ्रमण करता रहता है पूरे शरीर में। तो आप सोचिए कि अगर हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त भी होता है और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त भी होता है, तो वह अगर परस्पर मिल जाए, ऐसी स्थिति आए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने देने के लिए हृदय जो है वह 4 कक्षों में बटा होता है। आप अगर यहाँ पर देखिए हृदय की आकृति है, आप यहाँ पर देखेंगे तो हृदय जो होता है वह 4 कक्षों में बटा हुआ होता है। कैसे, तो ये 1 रहा, ये हमारा 2, ये 3 और ये 4।
है जिससे ऊपर और नीचे का हिस्सा बंद होता है। तो ऊपर का जो परिसर है उसको क्या कहा जाता है? देखिए, परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 11.3 में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए टीओ द्वारा देखिए, इस चित्र में टीओ द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहाँ से शरीर में पंप होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो दो है, ऊपरी दो कक्ष है उसको अलिंद कहलाते हैं। ठीक है, ऊपरी कौन से कक्ष है? देखो, तो ऊपरी कक्ष है उनको अलिंद कहा जाता है, जैसे ये वाले ऊपरी कक्ष। ठीक है, ये दाया और ये बाया, ये दाया अलिंद है और ये बाया ऊपर वाला। ठीक है, और नीचे वाले जो कक्ष होते हैं विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रूप और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता, और निचले जो कक्ष होते हैं उसको नीले कहते हैं। निचले कक्ष कौन से? ये जो वाल्व है उसके नीचे वाले ये जो कक्ष है, ये और ये दाया और बाया अलिंद होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? नीले कहते हैं। दाया नीले और बाया नीले। देखिए, तो यह आपको एकदम से उसके नाम याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले दाया अलिंद, बाया अलिंद, और नीचे वाले जो कक्ष है वहाँ दाया नीले और बाया नीले। इन कक्षों के बीच में विभाजन दीवार होती है जो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 11.3 में हृदय के दाएं ओर से और आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में आने और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहाँ से मस्तिष्क शरीर में पंप होता है। यहाँ पर देखिए, ये है महाशिरा, ये है बीच वाली विभाजन दीवार जिससे जो खून मिल नहीं जाते, और ये है अलिंग, और ये है फुफ्फुसीय शिरा, ये है फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, और ये महाधमनी। अब इनका कार्य हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हृदय स्पंद के बारे में। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। ठीक है, हृदय के कक्ष की जो भित्तियां होती है, चारों जो तरफ है वो अलग अलग पेशियों से बनी दीवारों से बनी होती है। ठीक है, दीवार होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती है। ठीक है, जैसे धड़कती रहती है, बड़ा होना, धड़क धड़क धड़क, बड़ा चक्कर, बड़ा चक्कर। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंदन कहलाता है, जिसे हार्ट बीट कहते हैं। धक 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 धक। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें, याद रखो, इस तरह से आप धक धक सुन पाओगे, तो अपने हृदय के स्पंदों को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप होता है ना, नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। जैसे ही आप हॉस्पिटल जाते हो या डॉक्टर से मिलने जाते हो, वे पहले आपके जो स्पंदन होता है ना, हृदय स्पंदन, उनको नापते हैं। और वो किससे नापते हैं? हाँ, वही जो कान में लगाया होता है उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, जिसमें एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर दो ईयर पीस लगे होते हैं। दो ईयर पीस जो डॉक्टर होते हैं ना, कान में लगाते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़ा होता है। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर स्फटिकाओं से स्पंदन और ध्वनि का अध्ययन करते हैं। वो मापते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार आपका दिल धड़कता है। अगर वो आपका दिल इधर इधर होता है तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि आपकी जो है तबीयत खराब है, आपकी हालत खराब है। आप
आपको बड़े अस्पताल में जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। का आकलन करने में सहायता मिलती है, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखें, ठीक है ना। ये हम लोग घर पे खेलने के लिए भी बना सकते हैं या मापने के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। किस तरह से बना सकते हैं, तो 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए, ठीक है। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगाइए, कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली को तान कर लगाइए और रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए, ठीक है। अब रबड़ की नली के मुख को सीधे यहाँ पर देखो इस तरह से अपने एक कान के पास रखिए। कीप के मुख को अपने वक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। चलो आज हम सब बनाते हैं, मैं भी बनाऊंगी, आप भी बनाइए। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है? यह ध्वनि हृदय स्पंदनों की है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट माने 60 सेकंड। तो कितनी बार धड़कता है? तो ऊपर हमने देखा ना, नाड़ी दर जो था हमारा कितना था? 72 से 80 बार था ना, ये रहा। तो नाड़ी दर और हमारा जो ये हृदय स्पंदन है वो उसका दर एक ही होता है। तो इसका मतलब यह है कि 1 मिनट में हमारा जो नाड़ी दर है और हृदय का स्पंदन है वह 72 से 80 बार धड़कता है, ठीक है। क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी दर स्पंदन में के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? तो हाँ, जितनी बार हमारा हृदय धड़केगा उतनी बार हमारी नाड़ी में भी धड़कन आएगी। प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन दर को बताती है, समझे। आप हृदय पे रखिए और रखो हाथ, या फिर अपने नाड़ी दर पर एक ही उनका एक ही 72 से 80 एक मिनट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अभी तो आप स्कूल में नहीं आ रहे हो तो छात्रों का नाम मत लिखिए, अपने परिवार के लोगों का नाम लिखिए और उनके हृदय स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है ये आपको यहाँ पर लिखना है। घड़ी लेकर बैठिए और सबके हाथ पकड़िए नाड़ी पर और सबकी गिनकर यहाँ पर लिखिए और यह सारे को बोलिए। फिर उनको दौड़ने और जल्दी से चलते हुए कहिए और फिर उनका नाड़ी दर मापिए। अगर ज़्यादा चलोगे या दौड़ोगे या कसरत करोगे तो आपका नाड़ी दर भी बढ़ेगा, ठीक है। हृदय की विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। अब हम आगे देखते हैं, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक एक चिकित्सक ने की थी जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी कहा जाता है। उनके अधिकांश रोगियों ने अब उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में अनेक विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई, ठीक है। अब क्या है, पुराने जमाने में जब वैज्ञानिक कुछ नया कहते थे तो लोग उनको जल्दी से माना नहीं करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले उन्होंने खोज की थी विलियम हार्वे ने, लेकिन लोगों ने उनका मजाक बनाया था। लेकिन उनके बाद ये साबित हो गया कि सच में हृदय हमारे शरीर में रक्त जो है वो वाहिनियों में दोलन करता रहता है। मुझे जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? स्पंज एक जीव होता है जो पानी में रहता है और हाइड्रा भी एक जीव होता है जो पानी में रहता है, ठीक है। स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, ठीक है। सारे जीव जंतुओं में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है लेकिन स्पंज और हाइड्रा में कोई संचरण पाया नहीं जाता। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थ को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करेंगे। तो कल हम देखेंगे कि हमारे शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य
कौन से ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनकी निकासी के लिए क्या हमारे शरीर में व्यवस्था है, उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करिए कि स्पंज और हाइड्रा कौन से जीव हैं जिन्हें परिसंचरण की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जो पानी के जीव हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त करते हैं।